अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और हमारे जनरल नॉलेज की सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री। आपको जैसे कि पता है कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो मोहम्मद बिन कासम जब सिंध फतह करता है तो वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन मैं आपके साथ वो चंद पिछले इवेंट भी डिस्कस करूंगा जिसके बारे में वन पेपर में पूछा जाता है और वो हमारे इसी हिस्ट्री के मतलब हैं जो आगे जाके ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है इंडस सिविलाइजेशन। इसके बारे में सबसे पहला सवाल जो आता है जी, इंडस सिविलाइजेशन जो है वो है कहाँ पे। तो असल में इंडस सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इंडस रिवर यानी कि दरिया सिंध के किनारे मौजूद है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो वजूद में कब आती है, यानी कि वो दरियाफ्त कब होती है, डिस्कवर कब होती है, तो जो पॉइंट है आपने ईयर लिखना है वो है जी 1920s एस साथ लिखना है। लेकिन अगर जो आप वन पेपर की तैयारी करते हैं तो आपने बीपीएससी में पढ़ा होगा, वो अक्सर उन्होंने डेट जो लिखी होती है वो 1922 यानी कि 1922 के अंदर जी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना जी, सिविलाइजेशन कहते किसको, सिविलाइजेशन होती क्या चीज है। सिविलाइजेशन उस चीज को कहते हैं यानी कि आपका रहन सहन, मेरा रहन सहन, हमारे इस इलाके का रहन सहन, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन कैसा है, वो टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं, किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। तो इन द सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं ये ब्रॉन्ज का यूज करते थे, जिसको कांसी भी कहते हैं, ठीक है, उसका यूज करते थे। तो ये बहुत ही अपने वक्त के मॉडर्न सिविलाइज्ड लोग थे। तो इसलिए ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसलिए इसका सवाल पेपर में आता है। तो डेट मैंने, जो ईयर है वो मैंने आपको बता दिया, और जो कांसी है उसको आम अल्फाज में पीतल कहते हैं जी, ठीक है। तो ये इंडस सिविलाइजेशन आपने इस तरह से एक पॉइंट याद रखना है। और सम लोग, जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी इंडस सिविलाइजेशन जो है वो 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक आती है जी, ये इसका टेन्योर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसके बारे में सवाल नहीं आता क्योंकि कुछ लिखने वाले और डेट लिखते हैं, कुछ लिखने वाले और डेट लिखते हैं। जैसे कि एक लिखने वाला लिखता है जी ये 3500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक आती है, और कुछ लिखते हैं ये 2900 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक आती है। लेकिन आम जो ज्यादातर चीज जो डेट मानी जाती है वो यही है 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। अच्छा, याद रखिएगा कि मैं टेन्योर यहां से, ये इंडस सिविलाइजेशन है और इसको मैं डिस्कस आपके साथ यहां पे करूंगा। जो डेट होंगी, जो अहम पॉइंट होंगे, कुछ पॉइंट जो है वो मैं यहां पर लिखता हुआ जाऊंगा, कुछ पॉइंट जो है वो मैं बोलता हुआ जाऊंगा। तो सारे सवाल जो हैं वो जो मैं बोलूंगा वो भी अहम है, जो नहीं बोलूंगा यानी कि लिखूंगा वो भी अहम है। आपने सारे पॉइंट लिखते रहना है साथ साथ। तो सही, जो आपने ये डेट याद रखनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है जी आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन जो है वो उसकी डेट आप याद करें जी, ईयर वो 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक आती है जी, 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है आयरन का इस्तेमाल जानते थे, यानी कि लोहे का इस्तेमाल। जो इंडस सिविलाइजेशन वाले हैं ना वो आयरन का इस्तेमाल नहीं जानते थे, उनके पास जितने भी आलात थे वो पीतल के बने हुए थे, जितने भी वो औजार यूज करते थे, जो भी वो चीजें यूज करते थे वो पीतल से बनी हुई होती थी। लेकिन आर्यन वाले जो हैं वो लोहे का इस्तेमाल जानते थे। ये सेंट्रल एशिया कंट्री के जो ममालिक हैं वहां से आए थे, तो जिनको हम कार्स कंट्री भी कहते हैं, कार्स कंट्री यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और इनका जो याद करने के एक मैं ट्रिक बताया करता हूं वो ये है जी TUTKK, यानी कि इस टी से तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 वो कंट्री हैं जो सेंट्रल एशिया के हैं। और कहा जाता है कि ये आर्यन जो सिविलाइजेशन है वो इन्हीं 5 कंट्री से, सिविलाइजेशन यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री से आई थी। तो ये आपने याद रखना है जी। उसके बाद ये आर्यन हो गया, फिर हमारे पास आता है जी बुद्धिज्म।
बुद्धिज्म क्या है जी? बुद्धिज्म एक असल में है एक मजहब है। ये स्टार्ट होता है जी इंडिया से, और इसको स्टार्ट करने वाले यानी इसके इसके फाउंडर का नाम जो है वो गौतम बुद्ध था, जिसका सही नाम सिद्धार्था था। अच्छा, सिद्धार्था के बारे में एक इवेंट, एक स्टेटमेंट बयान की जाती है जी कि ये एक बादशाह के बेटे थे इंडिया के अंदर, और उस बादशाह के यानी कि इसके वालिद को बताया गया कि इसका बेटा जो है वो दुनिया से कट जाएगा, ला तल्लक हो जाएगा, और वो अपनी ही जिंदगी में मगन रहेगा। तो इसका जो वालिद है वो परेशान हो जाता है कि मेरी जो रियासत है मेरे बाद वो उसको कौन संभालेगा अगर मेरा बेटा इस तरह से दुनिया से ला ताल्लुक हो गया। तो वो क्या करता है कि इसको अपने घर के अंदर ही रखता है, कभी बाहर नहीं जाने देता, और उसको हर तरह की जो उसकी फरमाइश है वो पूरी की जाती है, जरूरियात जिंदगी पूरी की जाती है। तो होता क्या है, जब ये सिद्धार्था बड़ा होता है, यानी जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इसी के नाम से ये मजहब भी है बुद्धिज्म। तो ये जब बड़ा होता है तो ये अपने जो पैलेस से बाहर आता है, यानी कि जो महल होता है उसमें से बाहर आता है और देखता है कि जो लोग हैं वो तो बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है वो भी काम कर रहा है, कोई नौजवान है वो भी काम कर रहा है, लोगों की जिंदगियों में सुकून नहीं है, बेआरामी बहुत ज्यादा है। तो उसको तो लगता था कि जिस तरह से मैं जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजार रहा हूँ, इसी तरह से दूसरी दुनिया भी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन वो बहुत परेशान होता है। तो उसके बाद वो सोच में गुम हो जाता है। तो इसके लिए इसको उस सोच में गुम होने की वजह से वो कहते हैं जी बुत गया, यानी कि सोच में गुम हो गया। तो उसी से इसका नाम पड़ गया जी मजहब का बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म लोग जो होते हैं ये किसी भी इंसान को, यानी कि इसका जो फंडामेंटल फेथ है ना वो यही है कि किसी नुकसान को यानी कि किसी भी इंसान को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को कत्ल नहीं करते, इवन कोई जानवर तक उसको भी नहीं मारते, ना ही उसका गोश्त खाते हैं। तो ये जो है ना बुद्धिज्म, ये स्टार्ट होता है असल में इंडिया से। आपको पता होना चाहिए कि जी आजकल जो कर्फ्यू टाइप या फिर बगावत हुई हुई है म्यांमार में, तो उसको लैंड ऑफ पेगोडाज कहते हैं। बुद्धिज्म का वो पूरे का पूरा शहर यानी कि ज्यादातर जो कंट्री है वो बुद्धिज्म, इसलिए उसको लैंड ऑफ पेगोडाज कहते हैं। और वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों का भी इशू है, तो वो भी आपको पता होगा। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो इंडियन हिस्ट्री है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। जब वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सम टाइम, तो इसको कहा जाता है ये 520 बीसी में पैदा हुआ है। कोई इसको 552 बीसी कहते हैं, कोई 563 बीसी कहते हैं। लेकिन इसके बारे में आप परेशान ना हो, क्योंकि इसके बारे में ये सवाल नहीं किया जाता कि ये किस साल में पैदा हुआ था। इसके बारे में यही सवाल किया जाता है कि इसने किस मजहब की बुनियाद रखी थी, तो वो था बुद्धिज्म। अब मेरे ख्याल में आपको बुद्धिज्म क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था, कहां से आया और इसने क्या काम किए? अच्छा, एक तो याद रखिएगा जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो यूनान से आया था, जिसको ग्रीस और ग्रीक दोनों अल्फाज से बोला जाता है। और यूनान आजकल अगर आप मॉडर्न डे में देखो तो ये अब कंट्री अलग हो चुका हुआ है, जिसको मैसेडोनिया कहते हैं। मैसेडोनिया से आपको याद होगा जी मदर टेरेसा का ताल्लुक भी मैसेडोनिया से है। तो वैसे जब ये आया था तो ये पैदा होता है जी अलेक्जेंडर जो है वो आप लिख लीजिए 356 बीसी, यानी कि यूनान, और जिसको इंग्लिश में आप कह लें जी ग्रीस कहते हैं, ये पैदा होता है यहां पे। और इसके जो हमले हैं ना, इंडिया के ऊपर भी है, इराक के ऊपर भी है, अफगानिस्तान के ऊपर भी है, ईरान के ऊपर भी है। तो इसलिए जो है ना इस बंदे को कहा जाता है कि इसने पूरी दुनिया को फतह किया है जी। ये यूनान से चलता है और तीनों बरे आजम को फतह करते हुए वापस आता है। और इसकी जो ये हमारे इधर जो हमारे लिए डेट अहम है वो आप लिख लें जी 334 बीसी। ये अफगानिस्तान पे हमला करता है जी 334 बीसी पे।
और फिर ये जाके 332 बीसी में ईरान इराक पर हमला करता है, और ये 326-27 बीसी में आके इंडिया भी हमला करता है, और आगे चल के ये 323 बीसी में इसकी इंतकाल है जी। फिर मैं यहां पे लिख भी देता हूं जी, 332 बीसी ये ईरान और इराक पर हमला करता है जी। आपको पता होना चाहिए ईरान इराक उस वक्त एक ही कंट्री हुआ करता था। इराक का नाम उस वक्त मैसेडोनिया था। जो कि 1920 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ है। ये भी आप डेट लिख लें जी। इराक कब नाम रखा गया इसका? मैसेडोनिया नहीं, इसको मेसोपोटामिया कहते हैं जी, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका नाम जो चेंज हुआ था वो 1920 के अंदर चेंज हुआ था, इसका नाम इराक रख दिया गया था। तो इसके ऊपर हमला होता है 332 बीसी में, और इंडिया में जो सही हमला माना जाता है ना वो 326 बीसी है जी। अलेक्जेंडर द ग्रेट का हमला कब है? 326 बीसी में। और ये भी कहा जाता है ये 326-27 बीसी, यानी कि दोनों ईयर यहां पे आप मेंशन कर देता हूं। लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन होगा तो आप 300 जो है वो 26 बीसी को ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका हमला जो है वो 26-27 बीसी में है यहां पे इंडिया में। फिर उसके बाद इसकी डेथ है जी। डेथ का ईयर अभी आप लिख लें 323 बीसी इसका इंतकाल है। अच्छा, ये पैदा कहां पे? इसके वालिद का नाम था जी फिलिप टू था, मैसेडोनिया का वो बादशाह था उस वक्त, जो वो एरिया है उस वक्त। और इसके बाप के इंतकाल के बाद ये उस वक्त 20 साल का था जब ये तख्त पर बैठ जाता है, और आता है कहां पे? फिर ये हमला करता है अफगानिस्तान पे, ईरान पे, फिर ये जो इराक है, उसके बाद ये सारे कंट्री इंडिया पे। और इसका इंतकाल होता है 323 बीसी में, लेकिन होता कहां पे? इराक, बेबीलोन, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो इराक के अंदर है, वो इसको हाँ जी, इराक के अंदर जब बेबीलोन सिटी है वहां पे इसका इंतकाल होता है। और कहा जाता है जी ये एक वाहिद बंदा है जो पैदा होता है कॉन्टिनेंट और यूरोप के अंदर, और ये इंतकाल करता है एशिया के अंदर, क्योंकि इराक एशिया में आता है, और ये दफन है अफ्रीका के अंदर। जब इसका इंतकाल होता है तो इसकी बॉडी को वापस लेके जा रहे होते हैं, यानी यूरोप के अंदर। तो इसकी बॉडी रास्ते में खराब होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको फिर इजिप्ट यानी कि मिस्र की एक पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया, उसके ऊपर इसको जो है ना वो दफन कर दिया जाता है। वहां पे आपको पता है एक लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी है। तो ये वो वाहिद पोर्ट है इजिप्ट की जो कि रेड सी में आती है। याद रखिएगा कि ये वो वाहिद पोर्ट है जो कि रेड सी पे आती है, और ये वहां पे दफन है। तो इसको पूरा दुनिया का जो फातेह ही क्यों कहा जाता है? आपको याद होना चाहिए कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये वाले जो कॉन्टिनेंट है ना, ये उस वक्त दरियाफ्त नहीं थे, ना ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त था, ये तो बहुत बाद में दरियाफ्त हुए। तो यही 3 कॉन्टिनेंट थे उस वक्त। तो इसने वो 3 तो फतह कर लिए, यानी कि यूरोप से चला, अफ्रीका में भी इसने बहुत सारी फतुहात की, ये एशिया में आके भी बहुत सारी फतुहात की। तो इसलिए इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही ग्रेट वो लोग गुजरे हैं जिनके सामने ग्रेट का लफ्ज यूज किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी फतुहात की। तो उसमें से एक जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, दूसरा जो है अशोका द ग्रेट है, और तीसरा जो है वो अकबर द ग्रेट है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि मुगल डायनेस्टी का रूलर है और लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए एम्परर, यानी कि बादशाह के तौर पर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर उसी का है, अकबर का, जो कि 1556 के अंदर बादशाह बनता है। तो ये आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इनको क्या कहा जाता है जी, ग्रेट। इनके साथ ग्रेट का जिक्र होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। अब आपको
जो है वो अलेक्जेंडर का पॉइंट क्लियर हो गया।